हमारे साथ कृति हैं जिनको अभी एफआरओ एग्जाम का जो रिजल्ट निकला है उसमें रैंक 12 आया है। तो कृति ने ओरेकल आईज के साथ में तैयारी करी थी। तो कुछ एक इनसे प्रश्न हम लोग करेंगे, एक छोटा सा साक्षात्कार यहाँ पे लेंगे ताकि आप लोग जो भी इसको देख रहे हैं उनको भी थोड़ा हेल्प मिले कि तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, स्पेशली फॉरेस्ट एग्जाम की और इन जनरल जो जितने भी पीसीएस एग्जाम्स होते हैं या सिविल सर्विस के एग्जाम्स हैं उसके लिए भी आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, कुछ टिप्स मिलेंगी। तो सबसे पहले कृति, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत ही क्लीशेड क्वेश्चन है बट हाउ आर यू फीलिंग? थैंक यू सो मच एवरीवन। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, और मतलब आई एम मोर देन हैप्पी जब से रिजल्ट आया है, जब से पता चला कि हो गया और रैंक 12 आ गया, तो एवरीवन इज हैप्पी, मेरी फैमिली खुश है, मैं खुश हूँ, तो इट्स वेरी राइट राइट। तो कृति, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपकी एजुकेशन किस तरीके की रही, आपका फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके का है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं बेसिकली पौड़ी से बिलोंग करती हूँ। जो मेरी एजुकेशन थी वो देहरादून से ही थी, मेरा जन्म देहरादून में ही हुआ है, और मेरी एजुकेशन द एशियन स्कूल से हुई थी जो वसंत विहार में है इस टाइम पे, और वहीं से मैंने अपना पूरा 12th किया। आफ्टर दैट मैंने बीएससी करी सीबीजेड से, डीएवी पीजी कॉलेज से, जो कि वो भी देहरादून में ही है। उसके बाद मेरी एमएससी केमिस्ट्री हुई, वो भी डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून से ही हुई, जो 2017 में कंप्लीट हो गई। राइट। तो उसके बाद से आपने कोई जॉब करी या फिर प्रिपरेशन में ही आए? उसके बाद सर मैंने लगभग 2 साल फार्मा कंपनी में जॉब की थी 2019 तक। जब मैंने जॉब क्विट करके उसके बाद दिन मैंने फुल टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी। तो 2019 से 2023 4 साल लगभग आपको लगे जिसमें आप इसमें लगे हुए हैं। यस। तो इस समय पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 4 साल आपको, अगर आप इफ़ यू वांट टू गो ऑन तो आपको चाहिए ही चाहिए, शायद फैमिली सपोर्ट, हॉबीज़ वगैरह। क्या चीज़ थी ऐसी जिसने आपको थोड़ा इंस्पिरेशन भी दी, थोड़ा हेल्प भी किया आगे बढ़ने के लिए, और बीच में ना छोड़ें 4 साल तैयारी? किस तरीके से आपने मैनेज किया? सर इंस्पिरेशन तो मेरी फैमिली थी, नो नो साइड, मतलब उस चीज़ में तो कोई दो राह नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हॉबी की बात करें तो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे मैं वॉक करना पसंद करती थी, गाने सुनना पसंद करती थी, बॉलीवुड म्यूजिक बेसिकली। तो और जो जोशीले गाने होते हैं जिनसे थोड़ा जोश आता है, जिम वो वाले? गाने बहुत नहीं, पढ़ाई को लेकर मोटिवेशन Okay. वाले, जैसे लक्ष्य टाइप के गाने सुनती थी, Exactly. जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता था कि हाँ भाई करना है, भाई करना है तो करना है। ठीक है। ओके। सो इस एग्जाम के अलावा एफआरओ तो आपने क्लियर किया, इसके अलावा और कौन से एग्जाम्स हैं जो आप टारगेट कर रही थी या अभी भी कर रही हैं? सर इस एग्ज़ाम के अलावा मैंने लोअर पीसीएस का मेंस दिया है, अभी अपर पीसीएस का मेंस दिया है, और उनके रिजल्ट्स अभी अवेटेड हैं। सो लोअर का तो आई थिंक मेंस का रिजल्ट आ चुका है ना? Yes, sir. लोअर का तो आपका इंटरव्यू है। यस। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही प्रीलिम्स के लिए और दूसरा मेंस के लिए? क्या दोनों में अलग अलग स्ट्रैटेजी चाहिए? किस तरीके से आपने एफआरओ के लिए प्रिपेयर किया, उसके बारे में आप प्लीज बताएं। सर स्ट्रैटेजी डेफिनेटली अलग थी, क्योंकि पेपर का पैटर्न अलग है। प्रीलिम्स कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, उसकी स्ट्रैटेजी में मैंने जो इम्प्रूव किया वो था ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना, रादर देन बुक रीडिंग ऑल द टाइम। मैंने फोकस किया कि मैं जितना ज़्यादा मॉक्स दे सकूँ, जितना ज़्यादा पेपर प्रैक्टिस कर सकूँ, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकूँ, वो मेरे को हेल्पफुल रहा। मेंस में आंसर राइटिंग वाज द मेन की फैक्टर, जिसने मुझे हेल्प किया। अब जितना ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस रहती है, कभी कभी क्या होता है कि 3 घंटे में हम उतना नहीं लिख पाते जितना सोचते हैं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं रहती, तो लिखने की बहुत प्रैक्टिस करी थी आई गेस। ओके। तो करंट अफेयर्स का कितना रोल रहता है एफआरओ में, और किस तरीके से आपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर किया था? कैसे आप फॉलो कर रहे थे, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से? थोड़ा वो बताएं। सर करंट अफेयर्स का मैक्सिमम मेरे सिलेक्शन, मतलब थ्रू आउट प्रिपरेशन, आई बिलीव कि मेरा 80% अगर मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें जो फैक्टर था, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, वो करंट अफेयर्स का था। ओके। क्योंकि आजकल के जो पेपर का जो पैटर्न है वो बहुत करंट बेस्ड हो गया है। अब वो टाइम नहीं है जब वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछते थे या पूरा बुकिश क्वेश्चंस पूछते थे। अब दे आर मोर इनटू एप्लीकेटिव पार्ट एंड Correct. मोर इनटू कि मतलब आप कितने अवेयर हो अबाउट जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो। राइट। तो सो इनफैक्ट आई थिंक पॉलिटी और इकोनॉमी में तो करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो एब्सोल्युटली, जाते हैं। इनफैक्ट मेंस आंसर राइटिंग में भी, व्हेन यू आर राइटिंग एसे
जब आप आंसर लिख रहे हो तो आंसर में भी अगर आपका करंट स्ट्रांग होता है तो आप अपने आंसर में कुछ ना कुछ ऐसी टिप जरूर छोड़ देते हैं जिससे जो चेक करने में उनको ऐसा लगता है कि या दिस पर्सन इज अवेयर, और उनको करेक्ट। उनको भी अच्छा लगता है कि आपका तो आंसर। कितना टाइम आप दिन में, या क्या मंथली मैगजीन से कर रहे थे, कितना टाइम डिवोट करते थे, अगर आप कुछ एवरेज देखा जाए? सर मेरा एक रूल था, पर्सनली बताऊं तो मेरा रूल ये था, मैं 2019 जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने तब से करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया था अपना। राइट। और मैं रोज करंट अफेयर पढ़ती थी, लगभग 40 मिनट 1 घंटा मैक्सिमम। न्यूज़पेपर से? या न्यूज़पेपर पढ़ती थी, या कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाती थी तो जो डेली वीडियोस आते हैं करंट Correct. अफेयर्स के, तो मैं वो देखती थी, बट मैं उसे एज अ मतलब एज रिलीजियसली फॉलो करती थी कि Right. मतलब पूरे दिन में मैं कुछ पढ़ूं या चाहे मैं पूरे दिन बुक भी ना खोलूं अगर मेरे को टाइम नहीं मिलता, बट मैं करंट अफेयर तो जरूर पढ़ती थी। नोट्स आपने अपने आप बनाए थे करंट अफेयर्स के, सब्जेक्ट्स के? सर जब करंट अफेयर बैक टू बैक एक ही मतलब आते रहते हैं, क्योंकि करंट अफेयर को ऐसा तो नहीं है कि हर दिन कुछ नया हो रहा है, सेम चीज ही लगभग एक हफ्ते तक लिंगर होती Right, रहती है, right. तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाता है अगर आप डेली उसे फॉलो कर रहे हैं। बट जस्ट इन केस जो मंथली फॉलोअर्स होते हैं वो नोट्स बनाते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो अ गुड स्ट्रैटेजी टू फॉलो। बाकी जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आपने नोट्स बनाए थे, कोई नोट्स फॉलो कर रहे थे? सर ऑल्दो नो डाउट मैं नोट्स बनाने में विश्वास रखती हूँ, बट मैं अपने नोट्स एवरी टाइम आई यूज्ड टू रीड इट, आई यूज्ड टू मेक माय ओन नोट्स। मतलब मैं कोई ऐसे नोट्स फ्रेम करके नहीं रखती थी कि मैं इनको जब मतलब एक बार बना दिए और फिर उन्हीं को पढ़ रहे हैं। अपडेट करते थे बीच बीच में? मैं हर टाइम जितनी बार बुक पढ़ती थी उतनी बार उसे लिखती थी। That is a good strategy for remembering, I guess. या इट टेक्स टाइम, बट इट टेक्स टाइम कि जितनी बार आप बुक पढ़ रहे हो उतनी बार आप एक प्लेन पेपर पे लिख रहे हो, और दैट मेक्स इट वे इजियर फॉर मी आई गेस। करेक्ट, करेक्ट। सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, शायद इससे अच्छी तरह से याद रह पाए। और अगर आपके पास स्टैटिक सब्जेक्ट देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं होता, उसके नोट्स आप बना सकते हो इस तरीके से। एब्सोल्युटली मेंस के टाइम पे यस एब्सोल्युटली मैंने एक नोट बनाया था, बट वो मैंने तब रेफर किया था जब पेपर आने के लिए सिर्फ एक वीक बचा था मेरे पास। करेक्ट। तो उस टाइम पे मैंने उनको एक एक मतलब बस थॉरो रीडिंग के लिए, जस्ट एक गो थ्रू करने के लिए मैंने वो नोट्स बनाए। अब जो एक चीज सबसे हमें लगता है कि इग्नोर्ड है वो है आंसर राइटिंग और रिवीजन। तो बच्चे क्या होता है, पढ़ते बहुत हैं। अच्छा, आपका तो रिवीजन ऐसे हो रहा है कि आप बार बार नोट्स बना रहे हो, तो आप क्या साल में ऐसा हुआ कि अगर एक एग्जाम में आप 2 बार किताब पढ़ रहे हो या 3 बार पढ़ रहे हो, 3 बार नोट्स बनाते थे? सर मैं बनाती थी, मतलब ऑल्दो मैं प्रॉपर ऐसे लिख के नोट्स नहीं बनाती थी, एक रफ पेपर ले लेती थी, बट आई यूज्ड टू राइट अ लॉट। राइट करते थे, तो मतलब एक तरीके से ये आपकी रिवीजन की उसमें भी हेल्प करता होगा। इट वाज अ मल्टी पर्पस स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो जितना लिखने की आई प्रैक्टिस थिंक दिस इज अ गुड थिंग, लाइक इंगेजिंग किस तरीके से पढ़ाई को बनाया जाए। एक बहुत बड़ी चीज जो यहाँ से कम मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ऐसा कोई कर रहा है, जनरली ऐसा कोई करता नहीं है, बट आई थिंक जो मेरे दिमाग में आता है कि पढ़ाई जब लोग करते हैं ना तो किताब खोल के बैठ जाते हैं और उनको लगता है कि हम पढ़ रहे हैं। अगर आप उसमें लिखते भी रहोगे तो इट बिकम्स वे मोर एंगेजिंग, एंड परहैप्स याद करने के लिए, समझने के लिए, क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए इट इज अ बेटर थिंग, इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। सो अच्छा ठीक है, आंसर राइटिंग उसके लिए आपने कोई प्रैक्टिस करी थी और कितना टाइम डिवोट करते थे? सर आंसर राइटिंग की स्पेसिफिकली मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी, बट मैं मॉक्स जरूर देती थी आंसर राइटिंग के। राइट। मतलब जो मैंने जैसे मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स लेती थी, उनके जो स्टैटिक पोर्शन के आंसर्स होते थे वो मैं एक टाइम सेट करके लिखती थी कि जो कितना टाइम मुझे वहाँ पे एग्जाम हॉल में मिल सकता है, उसको लेके मैं आंसर राइटिंग करती थी एक टाइम बेस्ड फॉर्मेट में। अपार्ट फ्रॉम दैट आंसर राइटिंग में मैंने एक अपना पूरा फॉर्मेट बना रखा था, वही जो है 5 थिंग्स की, मतलब पहले इंट्रोडक्शन, देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, देन फीचर्स, देन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, पूरा एक फॉर्मेट था, उसी के अराउंड मैं अपने आंसर को मोल्ड करके लिखती थी हमेशा। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका कौन से थे? मेरे ऑप्शनल थे इन्वायरमेंट साइंस और एग्रीकल्चर। तो सबसे कॉमन शायद ऑप्शनल है पर मुझे यही थे। तो although it is a very common subject, but क्या था, मेरा MSc केमिस्ट्री था जैसे कि मैंने बताया, तो मेरा ऑप्शनल और मेरा बैकग्राउंड मैच नहीं करता था, तो it was a little tricky for me। आई थिंक 3 ऑप्शनल सबने FRO में लिए थे। 90% लोगों से पूछोगे तो EVS, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, राइट, इनमें से ही कुछ था। आई थिंक इनमें से 2 एक साथ नहीं ले सकते थे, तो कुछ लोगों ने इस तरीके से वैरी किया था, बट गुड स्ट्रैटेजी। तो आपने कोई नोट्स वगैरह उसके फॉलो किए थे, कोई बुक्स वगैरह ऐसी इंपॉर्टेंट है उसके लिए?
जो सर मैं जैसे कि मैंने बोला, मैं अपना 80% मैं बोलूँगी करंट अफेयर्स बेस्ड था। तो ऑल्दो एग्रीकल्चर में टेक्निकल चीज़ें बहुत थी, बट जो पेपर मेरे टाइम पे आया था, थैंकफुली वो काफ़ी करंट इंक्लाइन था। जैसे कि ओके, मैंने बोला था कि जो फॉर्मेट है पेपर का वो चेंज हो रहा है अब। राइट, तो इट इज़ नॉट मोर ऑफ अ स्टैटिक काइंड, मोर ऑफ अ डायनामिक पोर्शन इज़ क्वाइट मोर नाउ। तो मेरे उसमें भी ऐसा ही था। तो जो मेरी पीसीएस मेंस की जो नोट्स थे या जो मैंने अपना रिटेन किया हुआ था, उसने मेरे को बहुत हेल्प किया था उस राइट, एग्रीकल्चर में। ठीक है। एक मेंटोर, कई लोगों ने मुझे बताया, मैंने जब भी इंटरव्यू लेता हूँ, कि मेंटोर बहुत ज़रूरी है पूरी जर्नी में, जो थोड़ा सा गाइड कर दे कि आपको यहाँ से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है आंसर राइटिंग वगैरह के लिए। तो कोई मेंटोर था आपका? किस तरीके से आपको, क्या किसी ने हेल्प करी? देयर वर मेनी पीपल जिन्होंने मेरी हेल्प की। जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। ओके, एंड एक मतलब मेरे मेंटोर ही हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, वो ओरेकल से पहले भी जुड़े हुए थे। राइट, तो उन्होंने इनफैक्ट मेरे को ओरेकल के बारे में बताया था कि देयर इज अ इंस्टीट्यूट, उन्होंने भी यहाँ से तैयारी करी थी। ओके, तो तब से मैं ओरेकल से जुड़ी, फिर यहाँ से मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। तो देयर आर पीपल हु कम इनटू योर लाइफ, दे गाइड यू। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप मुझे हर एक लेवल पे मेरी फैमिली का सपोर्ट एंड राइट। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट, तो ऐसे मुझे सपोर्ट मिलता चला गया और ये जर्नी थोड़ा इजी बनती चली गई। फैमिली सपोर्ट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मुझे मतलब, मैंने बहुत सारे जो सेलेक्टेड लोग हैं उनसे जब मैं बात करता हूँ, तो फैमिली सपोर्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, जो बताते हैं कि उसके बिना पॉसिबल नहीं, बिकॉज 4 साल का पीरियड है। 4 साल के पीरियड में अगर फैमिली सपोर्ट ना करे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट सेलेक्टेड। फैमिली सपोर्ट किस तरीके का रहा? फैमिली सपोर्ट बहुत पॉजिटिव रहा मेरी पूरी जर्नी में। मेरे फादर ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रिपेयर करूं, मैं सिविल के लिए प्रिपेयर करूं, स्टेट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करूं। उसके बाद उन्होंने मेरी थ्रू आउट बहुत हेल्प की। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे जो इन लॉज हैं, मैं जैसे दोबारा मेंशन करूंगी, मेरे राइट, हस्बैंड हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। ये जर्नी बहुत आसान हो गई इन सबके सपोर्ट के साथ। तो जो मेरी जो पीसीएस मेंस का जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, मेरी शादी थी उसी दिन, एंड मैं अपनी शादी जस्ट फिनिश करके मैं सीधा एग्ज़ाम हॉल में गई एंड अपना पेपर दिया। तो माय कंप्लीट फैमिली वाज इन्वॉल्वड इन ऑल दिस प्रोसेस कि मैं टाइम टू टाइम सारे फंक्शंस भी क्लियर करके और मैं पेपर भी दे पाऊँ। तो राइट, ये उन सबके सपोर्ट के बिना नहीं हो पाता। करेक्ट। क्या आप कोई स्पेसिफिक रूटीन फॉलो करते थे? जैसे कई लोग होते हैं कि मॉर्निंग में उठा और उन्होंने अपना जो भी काम धाम करके फिर पढ़ने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पे बैठते हैं, फिर स्पेसिफिक टाइम वो रिवीजन के लिए रखते हैं या करंट अफेयर्स के लिए रखते हैं, न्यूज़पेपर के लिए। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रूटीन था, या जैसी डिमांड हो सिचुएशन की उसके हिसाब से आप तैयारी कर रहे थे? सर डेफिनेटली फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक ही रूटीन नहीं फॉलो हो सकता अगर लंबे टेन्योर में देखा जाए। और अगर हम एक पूरा रिजिड हो जाता है तो एक तरीके से थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है ये प्रोसेस। आई थिंक ये एक, या तो अगर आपका एक जो एग्जाम है वो टाइम टू टाइम हो रहे हो, राइट, यूपीएससी के, राइट, राइट। जो इस तरह के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी तो ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मेरा जो केस था उसमें मैं एक अर्ली राइजर हूँ, तो मेरा सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता था। तो मैं कोशिश करती थी कि अपना मैक्सिमम टाइम सुबह डिवोट कर सकूँ। राइट, बट अगर नहीं भी हो पाता था तो मैं अपने आप को काम और कंपोज रखने की कोशिश करती थी। बोलती थी कि चलो एटलीस्ट मैं करंट अफेयर्स तो कर ही दूँ आज के, इफ़ नॉट एवरीथिंग। राइट। और जर्नी लंबी है, सो देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स। कभी टाइम मिलेगा, कभी फैमिली के साथ टाइम नहीं मिलेगा, कभी और भी एंगेजमेंट होती अनदर है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अभी कृति ने बोला कि, और जो मैं भी बोलता हूँ बार बार, कि लेट अस से 100% नहीं होता है, 10% होता है, दैट इज इवन फाइन। कि 10% तो किया, लेकिन 10% करना जरूरी है, उतना जरूर करिए। उसके बाद किसी दिन आपका 110% भी होगा, 150% भी होगा। गुड एंड बैड डेज विल कम। एनीवेज, कोई स्पेसिफिक इश्यूज जो आपके प्रिपरेशन के बीच में आए? हो सकता है कि कई बार फैमिली का प्रेशर स्पेशली गर्ल्स के लिए होता है कि जल्दी शादी करनी है, तो इस तरह का कोई, या फिर कभी जैसे लंबा जर्नी है तो डिसअपॉइंटमेंट होता है अपने आप से भी, फ्रस्ट्रेशन कई बार गवर्नमेंट पे होता है कि टाइम से नहीं निकालती रिजल्ट या चीजें, तो किस तरीके से आप कोप अप करते थे इस तरह के इश्यूज से, या और कोई इश्यू आपके साथ में आया हो? सर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, और लड़कियों में अलग तरीके के होते हैं, लड़कों में अलग तरीके के प्रेशर्स होते हैं, चैलेंजेस बहुत अलग तरीके होते हैं।
लड़कियों में हाँ डेफिनेटली एक प्रेशर रहता है, लड़कियां सोचती है शादी के बाद में भी उस स्पेस से पढ़ाई ना हो पाए या उस स्पेस से प्रिपरेशन नहीं हो पाए, तो वो हमेशा एक डर रहता है लड़कियों में। बट आई बिलीव ऐसा नहीं है। अगर प्रिपरेशन है और आपके इन लॉज सपोर्टिव है, पेरेंट्स सपोर्टिव है, जैसे कि मेरी जर्नी में थे, तो जर्नी आसान ही बनेगी। तो अगर एक प्रेशर आ भी रहा है तो उसको एक पॉजिटिव वे में लेके जाना आई बिलीव विल बी द बेटर चॉइस। एंड ज़रूरी नहीं है कि प्रेशर हमेशा नेगेटिव ही हो, कभी कभी प्रेशर पॉजिटिव वे में भी काम कर जाता है। राइट, दैट इज करेक्ट। तो डेफिनेटली प्रेशर को डील करना ही इस जर्नी का पार्ट है, और इससे कई गुना ज़्यादा प्रेशर आएगा जब हम अपने जॉब में, प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे। या तो ये तो बस एक बिगिनिंग है, तो इसे एज अ चैलेंज लेकर ही हमें इस चीज़ को डील करना चाहिए आई बिलीव। ठीक है। आपने यूकेपीसीएस मेंस का एग्जाम भी दिया हुआ है, फरवरी में हुआ था, अभी रिजल्ट नहीं आया है। राइट। कैसा गया आपका एग्जाम, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप बता रहे थे शादी थी आपकी उस दिन। इट वाज अ वेरी टायरिंग एक्सपीरियंस बिकॉज मेरा सेम डे पे था। तो ऑल्दो मैंने अपना बेस्ट दिया, बाकी रिजल्ट अवेटेड है, तो अभी उस चीज़ पे कमेंट करना ठीक नहीं होगा। आई ट्राइड माय बेस्ट। राइट, लंबी जर्नी है और आपकी इंस्पायरिंग जर्नी भी है, क्योंकि एक तो लंबा 3-4 साल का पीरियड, कभी एग्जाम आएगा, रिजल्ट आएगा, उसकी अनसर्टेनिटी, प्लस आपका शादी और उसके तुरंत बाद एग्जाम्स होना, और उसके बाद भी आपने इसको निकाल लिया। तो कोई अगर आप मैसेज देना चाहें एस्पिरेंट्स को, स्पेशली गर्ल्स को, तो क्या मैसेज देंगी? सर मैं तो बस इतना मैसेज देना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। मतलब कंसिस्टेंट रहना है, चाहे कम हो ज़्यादा हो। और जो एक फोमो आते रहते हैं बीच में, दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम इस चीज़ में हम ये नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग ये कर रहे हैं, उस चीज़ को डील करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। राइट, एंड बाकी अगर कंसिस्टेंट रहेंगे, कम करो ज़्यादा करो, इट डज नॉट मैटर। अगर लास्ट में रिजल्ट अच्छा है तो इट विल वर्थ इट। thank you very much Thank you. for spending time with us, थैंक यू सर। and best of luck for your future results as well as your future professional life. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन। Okay.